हेलो प्यारे साथियों, विमेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीटी 2026 एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। तो आज इस क्लास में हम आपको यूपीटीटी मैथ का एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर बार जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं यूपीटीटी की 2011 से लेकर के 2021 तक, सभी पेपर्स में इस वाले चैप्टर से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। और इस क्लास में हम आपको कंप्लीट संख्या पद्धति का जितना भी कॉन्सेप्ट है और थ्योरी, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां जहां से पूछे जाते हैं, सब कुछ करा देंगे। ठीक है, अगर इस क्लास को आपने देख लिया तो यूपीटीटी एग्जाम में मैथ पेपर में 30 प्रश्नों में आपके 2 से 3 प्रश्न आपके पक्के हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके जो है एक ही क्लास में हम खत्म कर देंगे पूरा संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए भाई। देखिए यह प्रश्न जैसे पहला है आपका संख्याओं पे प्रश्न पूछा जाता है, पूरा हम कंप्लीट आपको बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका संख्याओं के बाद यहाँ पे देखिएगा स्थानीय मान और जाति मान से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। उसके बाद विभाजता के नियम से तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूछता है। उसके बाद आपका विभाजन सूत्र से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। और इसके बाद आपका जो है यूपीटीटी 2026 के लिए स्मार्ट टिप्स भी आपको बताएंगे इस चैप्टर में, जो आपकी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम आपको कराएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका देखिएगा शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, ये छठवां पॉइंट है। और उसके बाद शून्यकों की संख्या ज्ञात करना पूछता है, फाइंडिंग अ नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि अंत में शून्यकों की संख्या पूछता है, ये सातवां पॉइंट है। और इसके बाद आपका गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये 8 ऐसे इसके टॉपिक्स हैं आपकी, जिनसे आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से आपसे एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसको आपने समझ लिया अच्छे तरीके से और अगर आपको समझ में आ गया, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा आप लगा लेंगे, आराम से लगा सकते हैं। तो इन 8 टाइप्स का जो पूछता है क्वेश्चन, इस पे आधारित इनको आप समझिए अच्छे तरीके से और देखिए जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं अपने पहले वाले पॉइंट में। देखिए आपके एग्जाम में संख्याओं से आधारित प्रश्न हर बार आता है। कौन सी परमेय संख्या है, कौन सी सम संख्या, कौन सी विषम संख्या, कौन से पूर्णांक है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या, सब कुछ बताने वाले हैं। और इसी क्लास में आपका तैयार हो जाएगा, कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे देखिएगा गिनती, गिनती वाली संख्याएं जैसे, यानी ऐसी संख्याओं जिनका प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं। काउंटिंग मीन्स क्या होता है, गिनती में करते हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे किसी भी वस्तु को गिनना हो, किसी भी चीज को काउंट करना आपको है, तो उसमें प्राकृतिक संख्याओं को यूज किया जाता है। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 और डॉट 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 अनंत तक जाती है। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा इसे सर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इसको आपको याद रखना है। सबसे बड़ी जो है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो पता ही नहीं सर है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत अपरिमित होती है। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा, हाँ सर। इसके बाद सेकेंड टर्म समझते हैं पूर्ण संख्या, जैसे होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि अगर प्राकृतिक संख्या में आप जीरो जोड़ देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, जब उसमें आप जीरो ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिएगा, यदि जीरो को भी शामिल कर लें तो ये आपकी बन जाती है पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा भाई, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट जो है कि पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो आप बता दीजिएगा सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है 0 होती है। क्यों, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई थी, उसमें किसकी कमी थी, 0 की। जैसे ही 0 हमने जोड़ दिया वो पूर्ण बन गया, यानी पूरा हो गया। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और ये भी जाती है इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। याद हो गया, हाँ सर, समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, चलिए भाई
पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स को समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इसी को पूर्णांक कहा जाता है। यानी जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो, इसी को पूर्णांक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जीरो है, जब इसके आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +1, +2, +3 डॉट डॉट +4, ठीक है। और जब इसके पीछे आएंगे तो यहाँ पे -1, -2, -3 हो जाएगा। तो यही जीरो और यही आपकी जो धनात्मक और यही आपकी ऋणात्मक, इन्हीं तीनों को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक कहते हैं। ये हमारे कौन से पूर्णांक है? ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा कौन सा पूर्णांक है? ये हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि +6, मान लीजिए 6 हमने कह दिया, ये धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है? आप कहेंगे सर यह धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लस लगा है, जिसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -49, ठीक है। आप बताइए ये ऋणात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक पूर्णांक है? तो कहेंगे सर ये ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे बनता है? जीरो होता है और आगे प्लस होगा जिसे धनात्मक पूर्णांक, और इन सबको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर जीरो क्या है? जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो याद रखिएगा, जीरो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जीरो न तो आपका धनात्मक है न ही आपका ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में बात आ गई होगी? हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। देखिए परमीय संख्या, आपके एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न आता है परमीय संख्या से, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि आप कहेंगे सर परमीय संख्या क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में तो बताएं। देखिए जितनी भी आप भिन्न वाली संख्याएं लिखते हैं, जिसके ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर होता है, वो परमेय संख्या में आ सकती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है परमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू, यहाँ नॉट इक्वल टू होगा, जीरो हो, जैसे ये है। जैसे आपके पास यहाँ पे 2/3 दिया है, तो यहाँ पे 2 क्या है? हमारे पास 3 है। तो ये देखिए भिन्न के रूप में आपने लिखा, हाँ सर। क्या इसे p/q के रूप में लिखा? हाँ सर। ये 2 हमारा p है, ये 3 हमारा q है, और नीचे नीचे आपका जीरो नहीं होगा। सिंपल सी बात ऐसे समझ लीजिए, ऐसी संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन नीचे हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपकी परमेय संख्या होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो देखिए 5 है, 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसे हमने अंश बटे हर के रूप में लिख लिया, p/q के रूप में लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। नीचे का मान बस ध्यान रखना है, नीचे का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे का जो मान है जीरो नहीं होगा, तब आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे दिया है 0.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 अपान पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिख लेंगे, तो इसे भी p/q के रूप में लिख सके, और ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा 3/0, यहाँ देखिए 3/0, क्या यह परमेय संख्या है? आप कहेंगे नहीं सर, ये परमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में तो आपने लिखा है अंश बटे हर के, लेकिन सर नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जो q का मान है ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी परमेय संख्या नहीं है। समझ में बात आ गई? हाँ सर। अब समझते हैं अपरमेय संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसे आप अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे 2 कॉलम बना रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक में लिखूंगा मैं परमेय संख्या, दूसरे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अपरमेय संख्या। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, परिमेय संख्या क्या होती है भाई? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान जीरो ना हो, और जिसे p/q के रूप में लिखा ही ना जा सके, वो तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है यहाँ पे करणी में 4, क्या यह परमेय संख्या है? बिल्कुल है। जितनी भी करणी वाली जो संख्याएं होती हैं वो परमेय भी होती हैं, अपरमेय भी होती हैं। जैसे करणी में 4 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, करणी में 4 को करणी में 2 × 2 लिख सकते हैं। भाई 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं होते? तो जब ये 2 बाहर आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, नीचे q का मान जीरो नहीं है, इसका मतलब करणी में 4 हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यही आपका दे देगा करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 7, जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या आपकी हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3/9, क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ सर, परिमेय संख्या ये है हमारी। और यहीं पे हमने लिख दिया 6/0, क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे नीचे मान 0 नहीं होने, ये अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे सर। ठीक है, हाँ सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ आता है स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, यूपीटीटी में अक्सर इनका अंतर पूछा जाता है और योग हर बार पूछा जाता है भाई। अक्सर करके आप सोच रहे होंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन नहीं आता है, आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जातीय मान क्या होता है? जातीय मान या इसी को कहता है अंकित मान। क्या कहता है? अंकित मान कहता है। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया हूँ। इसी के दो मान हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। संख्या का अपना खुद का मान जो है आपका जातीय मान होता है। जैसे मान लीजिए 567 में 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 567 में 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जिसका पूछा जाएगा वही आपका होगा, जिसका पूछा जाएगा वही आपका होगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूं 567 में 7 का जातीय मान बताइए, तो 7 होगा सर। 7 का अंकित मान बताइए, तो 7 होगा सर। तो अंकित मान और जातीय मान, जिस भी नंबर में किसी अंक का पूछा जाएगा तो वही खुद होगा, वही स्वयं होगा। पता चल गया? हाँ सर। स्थानीय मान आप सीखे हैं कैसे निकालते हैं? संख्या का वह मान जो उसके स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा पर निर्भर करता है, वो आपका स्थानीय मान होता है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले जो नंबर दिया गया रहता है उसकी प्लेसिंग कर लेते हैं। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। मान लीजिए हमको 5 का निकालना है, तो हम लोग कुछ ऐसे एरो बनाते हैं। यहाँ पे 5 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, और 5 को देखेंगे किस प्लेस पे है, तो पता चला सैकड़े पे है, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 5 एकम 5 और यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा। ये इसका स्थानीय मान है। तो आपको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा, जातीय मान समझ में आ गया होगा, अंकित मान। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लगा लेंगे अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। देखिए विभाजता के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न, देखिए सवालों को जल्दी हल करने के लिए ये नियम बहुत जरूरी है जो आपके एग्जाम में पूछता है। अब कहेंगे सर विभाजता का नियम क्या है? जैसे कोई चाहे बहुत बड़ी संख्या दे देती है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3, 5, 6, 9, 2, 4। मान लीजिए हमने अपने मन से ये लिख दिया। हमें ये बताना है कि ये संख्या 2 से कट जाएगी कि नहीं, 3 से कट जाएगी कि नहीं, 4 से कट जाएगी कि नहीं, 5 से कट जाएगी कि नहीं, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, बिना भाग दिए। बिना भाग दिए आपको पता करना है ये संख्या 2 से कट जाएगी कि नहीं। तो उसके लिए आपको विभाजता का नियम, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना पड़ता है। देखिए 2 का रूल क्या है? कोई संख्या 2 से कट जाएगी उसका क्या नियम है? उसका नियम क्या है भाई? 2 से देखिए 2 का रूल ये कहता है यहाँ पे कि इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, या कह सकते हैं सम हो। क्या हो? सम हो। बस अगर आपको कोई संख्या 2 से कटेगी उसको पता करना है, तो बस एक काम करिए। क्या काम करना है? उसका इकाई का अंक चेक करिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो, या कोई सम हो। सम हो या 2 के पहाड़े में आए, 2 के पहाड़े में आ जाए यहाँ पे। तो चलिए भाई ये संख्या हमको चेक करना है, ये 2 से कटेगी कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं भाई। यहाँ पे इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है। 2 दूना 4 सर, हाँ कट जाएगा। इसका मतलब ये नंबर हमारी 2 से कैंसिल हो जाएगी। सही है भाई, बढ़िया है। चलिए भाई 3 से क्या रूल है? 3 से अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो 3 का रूल ये कहता है कि सबको जोड़ लीजिए, जितने अंक हैं अलग अलग सबको जोड़ करके 3 से भाग दीजिए। अगर वो कट जाता है तो संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, चलिए भाई तो हम लोग एक काम करते हैं, चलिए सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 9 4 23, 23 और 2 25, 25 और 4 29, 29। क्या 29 3 के टेबल में आएगा? 29 3 से कटेगा? सबको तो हमने जोड़ लिया। यही तो कह रहा है भाई, सबको जोड़ लीजिए फिर 3 से भाग दे दीजिए। तो हमने जोड़ा है तो 29 आया। 29 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 29 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। 3 वाला क्लियर हो गया रूल? हाँ सर। 4 का नियम क्या कहता है? देखिए 2 का दोगुना है 4। 2 में क्या देख रहे थे? इकाई का अंक देख रहे थे। लेकिन 4 में क्या देखेंगे? अंतिम 2 अंक देखेंगे जो 4 से कटे। यानी
4 में क्या रूल है कि पीछे से 2 अंकों को आपको देखना है, यानी इकाई और दहाई दोनों अंक को देखना है। 2 में क्या देख रहे थे? सिर्फ इकाई का अंक। 4 में क्या देखेंगे? इकाई के साथ दहाई का अंक देखेंगे। तो हमें अंतिम 2 अंक, पीछे से 2 अंकों को देखना है, इकाई और दहाई को। अगर ये 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या बताइए 24 4 के टेबल में आएगा, 4 से विभाजित होगा? आप कहेंगे हाँ सर, 4 छक 24। इसका मतलब ये संख्या 4 से कैंसिल हो जाएगी। भाग देकर के देख लीजिएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगी। और 4 का रूल था अंतिम 2 अंक को देखा जाता है। 5 का रूल क्या है? 5 का इकाई का अंक अगर 0 और 5 है, कोई संख्या कहती है मैं 5 से कट जाऊंगी, यदि उसके इकाई का अंक 0 और 5 रखोगे तब। कोई संख्या कहती है मैं भाई 5 से कटने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि उसके इकाई का अंक 0 और 5 रहेगा तब। क्या इसके इकाई का अंक 0 या 5 है? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, ना सर, इसके इकाई का अंक 4 है। इसका मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। 5 से कटने का नियम है इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3 9 6 5 8 2 5, ये संख्या 5 से कट जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल कट जाएगी। इकाई का अंक सर 5 है ना, कट जाएगी। ये 5 कहते हैं कि मेरा जो इकाई का अंक है 0 या 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह नंबर हमारी 5 से नहीं कटेगी। ठीक है? चलिए भाई, समझ में 5 से भी नियम आ गया। 6 का नियम क्या है? 6 का भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखिए, कोई संख्या अगर 2 से कैंसिल हो रही है और साथ में 3 से कैंसिल होगी, 2 से और 3 से होगी तभी वो 6 से होगी। यानी 2 से वो होनी चाहिए, 3 से होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि यह संख्या 2 से तो कैंसिल हुई थी, लेकिन 3 से नहीं हुई थी, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगी। बताइए 6 किससे बनता है? 6 कैसे बनता है? तो आप कहेंगे सर जो 6 बनता है वो 2 into 3 से बनता है, 2 गुणे 3 करने पे बनता है। तो कोई भी नंबर अगर आप 2 से कटती है या 3 से कटती है तभी वो 6 से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये नंबर आपकी 6 से कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि 2 से कैंसिल तो हुई है, 3 से नहीं हुई है, इसलिए 6 से भी नहीं होगी। यहाँ पे 9 का रूल क्या है? तो जो देखिए जो 3 का रूल है, जो 3 का है वही 9 का है, जो 3 का है वही 9 का रूल है। 3 में क्या करते हैं? सबको जोड़ लेते हैं और बटे क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं। भाई 3 के रूल में। तो 9 में भी वही करते हैं, सबको जोड़ लीजिए और बटे 9 का भाग दे लीजिए। तो चलिए भाई सबको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़े थे तो कितना आया था? देखिए फिर से जोड़ लेते हैं। 3 और 5 8, 6 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, 4 29। क्या 29 9 के पहाड़े में आएगा? 9 से कटेगा 29? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी 9 से भी नहीं होगी। ठीक है? यहाँ पे एक छूट गया है 8। 8 का रूल क्या है उसको देख लीजिए। 2 2 में क्या करते हैं? 2 जो होता है इसमें इकाई का अंक देखते हैं। 4 में अंतिम 2 अंक देखे। 2 में एक अंक देखे इकाई का। 4 में क्या देखे? इकाई और दहाई, पीछे से 2 अंक देखे। और 8 में क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों में भाग दे करके देखते हैं। तो इस संख्या को मान लीजिए चेक करना 8 से कटेगी कि नहीं, तो अंतिम जो 3 अंक है इसमें भाग दे करके देखेंगे। तो 924 में भाई 8 का भाग दे करके देखिए। 8 एकम 8, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 8 एकम 8 4, यहाँ पे 4 उतार लेंगे, फिर 8 5 40, नहीं, इसका मतलब ये 8 से भी कैंसिल नहीं होगी। 8 से भी समझ में आ गया। 2 में क्या देखते हैं? इकाई का अंक। 4 में क्या देखते हैं? पीछे से इकाई और दहाई का अंक। और 8 के लिए देखते हैं पीछे से 3 अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। 2 4 8 एक साथ हो गया। 3 और 9 के लिए आप लोग समझ गए होंगे। 3 और 9 का रहेगा तो सबको जोड़ लीजिएगा। 3 से भाग दे लीजिएगा, 9 के लिए 9 से भाग दे लीजिएगा। 5 का रूल क्या था? 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है? और 6 का क्या रूल था? 6 सर बना था 2 into 3 से, मतलब 2 और 3 से कैंसिल होगी तो आपकी 6 से हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 11 वाला रूल, मतलब 11 वाला रूल क्या भाई है? 11 का विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो कोई संख्या 11 से कटेगी उसका रूल जानते हैं क्या है? आप एक काम करिएगा, सभी जो अंक दिए उसका प्लेसिंग करना होगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए इसी संख्या को हमको चेक करना था, 3 5 6 9 2 4 है। तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए सम विषम का। इसमें सम विषम का खेल है, नंबरिंग कर लीजिए। तो ये हमारे पास पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवें स्थान पे है। आप हम लोगों को हमको ये बताइए आप लोग कि इसमें कौन सम स्थान पे है, कौन विषम स्थान पे, कौन सम संख्या है? आप कहेंगे सर 2 हमारी सम संख्या है, यहाँ पे 4 हमारी सम संख्या है, इसके बाद 6 हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या 2 4 और 6 हो गई।
ठीक है। तो क्या करना रहता है, जो सम स्थान रहता है उसको एक साथ जोड़ लेना होता है, और जो विषम स्थान होता है उसको एक साथ जोड़ना है। देखिए, जो सम स्थान है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, जो विषम स्थान है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, फिर दोनों को घटा लीजिए। क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, घटा लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे सम स्थान पे कौन कौन है, 2, 4 और 6 है। देखिए 2 है सम, 4 है, 6 है। इसके नीचे कौन है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके नीचे सम स्थान पे कौन है, 6, तो 6 को लिख लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 6 के नीचे क्या है, 3 है, तो इसको जोड़ लीजिए आपस में। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब एक काम करिए आप, यहाँ पे जो विषम स्थान पे उसको जोड़ लीजिए। तो विषम स्थान पे कौन है, 1 है, यहाँ पे 3 है, 5 है। तो इसके नीचे कौन-कौन है भाई, 4 है, यहाँ पे 9 है और 5 है। तो 4 है, 9 है और 5 है। आपस में जोड़ लेते हैं। अब जोड़ लीजिए, 6 और 2 8 और 3 11 हो गया। 9 4 13, 13 और 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। यानी यहाँ पे तो -7 आ रहा है। इसका मतलब यह संख्या 11 से नहीं कैंसिल होगी। हम आपको फिर बता रहे हैं, अगर इसको घटाने के बाद यहाँ पे जीरो आ गया होता, यहाँ पे -7 की जगह जीरो आ गया होता, या 11 का कोई गुणज आ गया होता, 11 का कोई पहाड़ा आया होता, तो संख्या आपकी 11 से कट गई होती, पूरी तरीके से कैंसिल हो गई होती। लेकिन तो यहाँ पे -7 आए, इसका मतलब यह संख्या आपकी 11 से भी नहीं हो जाएगी। ठीक है। एक और संख्या लेते हैं और देखते हैं कि यह संख्या आपकी 11 से मीन्स 11 से कैंसिल हो गई कि नहीं, कटेगी कि नहीं। जैसे हमने लिया 1331 यानी 1331। आपको ये चेक करना है कि यह संख्या आपकी 11 से मतलब 11 से कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, मीन्स विभक्त हो जाएगी कि नहीं। तो इसका रूल क्या है भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो सम स्थानों के अंकों का योग है उसमें से विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस कर लेना है। तो सबसे पहला काम हम लोग कर लेंगे यहाँ पे प्लेसिंग। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा, दूसरा तीसरे स्थान पे, ये किस स्थान पे, चौथे स्थान पे हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि कौन कौन सा आपका इसमें सम स्थान पे है। तो ये 2 और 4 ये सम स्थान पे है। इसके नीचे कौन है, 3 और 1 है, तो इसको जोड़ लीजिए, 3 और 1 हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विषम स्थान पे कौन कौन सा है। तो विषम स्थान पे यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसके नीचे 1 और 3 है, तो इसको भी आपस में जोड़ लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 3 1 4 हो जाएगा, -4, तो 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर घटाने के बाद जीरो आ जाएगा, या 11 का गुणज आएगा, 11 का पहाड़ा आएगा, या 11 से का टेबल आएगा, तो वो संख्या आपकी 11 से डेफिनेटली डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे क्या आया है, जीरो आएगा, इसका मतलब यह संख्या आपकी 11 से विभक्त हो जाएगी। तो 11 का रूल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें, यह यूपीटीटी का फेवरेट टॉपिक है। और हर बार जितनी बार पेपर हुआ यूपीटीटी का, हर बार इससे 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे क्या पूछता है, इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी यूनिट डिजिट। कैसे आप इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आपको बताना होता है। क्वेश्चन कैसे देता है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से देता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 37 के पावर 5 54 प्लस 65 के पावर 99 प्लस 36 के पावर यहाँ पे दे दिया 46। अब कहेगा कि इसमें आप इकाई का अंक बताइए। तो कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, उसके दो रूल है। इन दोनों रूलों को अगर आप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहला रूल क्या है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 है, तो उसकी घात पावर कितने भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। यानी कि ये ऐसे 4 अंक हैं, इनके ऊपर चाहे घात कितनी भी हो, कितनी भी घात हो, लेकिन इनके इकाई का अंक वही रहता है। कौन कौन से भाई हैं, 0 1 5 6। ठीक है, इनके इकाई का अंक वही होता है, चाहे कि इनके ऊपर कोई भी घात हो। यहाँ पे देखिए दिया है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 के ऊपर कितनी घात है, 99। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 5 को, 5 कहेगा इकाई का अंक 5 ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा हमारे पास 5। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 6 के लिए भी वही रूल है, 6 के लिए भी। यहाँ पे देखिए 6 दिया है कि नहीं दिया है, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 0 1 5 और 6, इसके ऊपर चाहे कितनी भी घात हो, उसका इकाई का अंक वही होता है। तो ये देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिख लिए, और यहाँ पे हमारे पास 6 है तो हम लोग 6 लिख लिए इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद आपको समझना क्या है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 7।
क्या दिया गया है आपके पास? 7 दिया गया है। 1 मिनट भाई। चलिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। तो इनके अलावा आप देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर इनमें से अगर इनमें से कहीं पे 0 है आपका, 1 है, 5 है और 6 है, यानी अगर ये सब कहीं पे हैं तो इनके इकाई का अंक वही होगा। लेकिन अगर इनके अलावा 2, 3, 4, 7, 8 और 9 है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए इकाई का अंक निकालने के लिए आपको एक मेथड अपनाना पड़ेगा। वो क्या है? अन्य संख्याओं के लिए घात पावर 4 को 4 से भाग दें और जो शेषफल बचे उसी संख्या के घात बना करके हल कर दें। यानी आपको करना क्या है? घात में 4 का भाग देना है और इसका शेषफल पता करना है। का शेषफल पता करना है। किसके लिए? जब आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, यहाँ पे 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, तब इनके लिए रूल ये है। क्या करेंगे? जो घात दी गई उसमें 4 का भाग देंगे और उसका शेषफल पता करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास 7 है और 7 है तो इसमें जो घात है इसमें 4 का भाग देंगे। तो चलिए 54 में 4 का भाग दे लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कितना शेषफल बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा 2 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 2। बस इसी शेषफल की हमको जरूरत है। भाग देने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ शेषफल चाहिए। तो यहाँ पे क्या था? 7 था ना, तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 7 था तो 7 के पावर 2 प्लस लिख लेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यही ना, 7 7 49 हो जाएगा और 6 और 5 11 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है। अगर 0 1 5 6 रहेगा तो वही लिख लीजिएगा, चाहे घात उसकी कितनी भी हो। लेकिन अगर इसमें से 2 3 4 7 8 9 है तो आप घात में 4 का भाग दीजिएगा, उसका शेषफल पता करिएगा। जैसे यहाँ पे हमने 54 में 4 का भाग दिया है तो 2 शेषफल आया है। अब इसी 7 के ऊपर 2 शेषफल लिख लेंगे। 7 के ऊपर 2 लिख लेंगे। 7 7 कितना हो जाएगा? 49। 6 5 कितना हो जाएगा? 11। तो 49 और 11 को जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60। 60 में हमको इकाई के अंक की जरूरत है। हर जगह इकाई के अंक की जरूरत है तो इकाई का अंक ही लेंगे, बाकी सबको छोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इकाई का। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे मैं दे दूं आपसे 31 के पावर 999 प्लस यहाँ पे दे दूं मैं आपको 32 के पावर 882। अब इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, इसको लगा करके जरूर बताइएगा। इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा गया है। कई कई बार एक पॉइंट और आता है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। क्या है भाई? कई बार जो यहाँ पे आपका शेष है वो जो है कि 0 बचता है। क्या बचता है? 0 बचता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? 0 को 4 से रिप्लेस कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भाग दिए शेष 2 ना बच करके अगर 0 बचा होता तो शेष 0 ना रख करके क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। यानी शेष 0 नहीं रखना है, फिर 4 रख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने भाग दिया होता, हमने अगर 0 शेष बच गया होता तो यहाँ पे 0 नहीं रखते, यहाँ पे क्या रख लेते हम लोग? 4 रखते। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली कि अगर 0 1 5 6 रहेगा तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा, भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 2 3 4 7 8 9 रहेगा तो घात में 4 का भाग दे दीजिएगा, शेषफल पता कर लीजिएगा। और अगर आपका शेषफल 0 बचेगा तो उसको 4 से बदल लेना है। तो यही आपके पास कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना है। पहला तो एक पॉइंट ये हो गया आपके पास, एक ये, दूसरा आपका ये और एक ये। 3 चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से इकाई का अंक आप निकाल लेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, देखिए विभाजन सूत्र से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया। इस पे 2 तरह के प्रश्न आपके यूपीटीटी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विभाजन सूत्र से कैसे प्रश्न बनते हैं। पहले इसके फार्मूले को जान लेते हैं। आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे बचपन से, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जितनी बार भाग जाती है उसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है हमारे पास ये हमारा होता है शेषफल होता है। शेषफल होता है। हम लोग बचपन में सीखते भी किए थे कि हमारी भाग सही है कि गलत है, यानी हम जो ने भाग लगाया है, जो हमने डिवीजन लगाया है, ये हमारी भाग सही है कि गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि इस भाजक का भागफल में गुणा कर देते थे, फिर उसके बाद इस भागफल को इसमें जोड़ देते थे। तो अगर जोड़ने के बाद ये बीच वाला आ जाता था भाज्य, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही था। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लीजिए,
जैसे यहाँ पे 13 है, 13 में 5 का भाग देना है, कितनी बार भाग जाएगी, 5 दूना 10 बार। यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो हम लोगों को पता करना है कि हमने वो भाग सही लगाई है कि गलत। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 10 में इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13। यानी यानी हमारे भाग सही है, क्योंकि यहाँ पे 13 दिया गया है। यही लाना रहता है, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ना रहता है। तो रूल क्या है भाई, भाज्य बराबर, फार्मूला बन जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस आपका क्या होता है, शेषफल होता है। इस तरह से इसको हम जो है लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 चीजें दी गई रहती हैं, एक भाजक, दूसरा भाज्य, तीसरा भागफल, चौथा शेषफल। इन चारों में से 3 लोगों की वैल्यू दी गई रहती है, चौथे की वैल्यू पूछता है कभी कभी प्रश्न में आपके यूपीजीटी में, या प्रश्न में कंपेयर करके पूछता है कि भाज्य भागफल का इतना गुना है, शेषफल का इतना गुना है, तो भाजक कितना होगा, इस तरह से प्रश्न पूछता है। या तीसरे तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि एक भाग की क्रिया में एक संख्या में इतने से भाग देने पे इतना शेषफल बचता है, तो इतने से भाग देने पे कितना शेषफल बचेगा। तो 2 बार भाग देने की भी मतलब क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इस पे 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आप इसको जानते रहेंगे तो हर क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। हमने क्लास में हर तरह, प्रत्येक तरह के क्वेश्चन आपको कराए भी हैं। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे चलते हैं आगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ये इसको जरूर दे करके जाएगा। यहाँ पे सीधे वन लाइनर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ पे क्या है भाई, यूपीटीटी 2026 के लिए स्मार्ट टिप्स आपको जाननी है। देखिए, शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि शून्य एक ऐसा पूर्णांक होता है जो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। सही बात है, न तो पॉजिटिव होता है न ही जो है निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 यहाँ पे परिमेय संख्या मानी जाती है। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पाई होता है, यहाँ पे हमको बता दें, इसको बोला जाता है पाई। ये जो पाई है ये होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यही जो पाई का मान होता है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 होता है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या आपकी होती है, याद रखना है। पूछेगा कि पाई क्या है, आप कहेंगे अपरिमेय संख्या है। पूछेगा कि 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या 3.14 क्या है, ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप समझ लिए होंगे। यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, कंपोजिट नंबर मतलब 4 होती है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे आपसे हर बार एग्जाम में पूछता है सबसे छोटी के बारे में। सबसे छोटी क्या क्या पूछ लेता है, सबसे छोटी कहेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, पढ़ाए हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो अभाज्य संख्या 2 होती है। पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। अब बात ये आती है, इससे रिलेट करके बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। इससे 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इससे आपके कौन कौन से पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तब भी क्या होता है, 2 होता है। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। देखिए 2 क्या होती है, सम भी होती है अभाज्य भी होती है। लेकिन एक प्रश्न कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी ऋणात्तर ऋणात्तर अभाज्य पूर्णांक, ऋणात्तर अभाज्य पूर्णांक। अब ऋणात्तर, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऋणात्तर कर रहा है तो ऋणात्तर होगा, नहीं माइनस होगा, नहीं नहीं। सबसे छोटी ऋणात्तर अभाज्य पूर्णांक भी आपका क्या होता है, 2 ही होता है। 2 माइनस तो नहीं होता है, सिर्फ 2 होता है। ऋणात्तर का मतलब होता है ऋण से इत्तर, ऋण से अलग। ठीक है, ऋणात्तर नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ऋणात्तर का मतलब होता है धनात्मक, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2 होती है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं।
अगले टॉपिक पे ये देखिएगा, शेषफल प्रमेय भाई यूपीटीटी का बहुत ही संख्या पद्धति का फेवरेट है। शेषफल प्रमेय से तो हर बार क्वेश्चन आता है, जितने भी पेपर हैं हर बार इससे क्वेश्चन आया है। और शेषफल प्रमेय का एक ऐसा आपको तरीका बताने जा रहे हैं, आप कोई भी प्रश्न आएगा ना आसानी से लगा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। जैसे कह रहा है कि जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल निकालना है, इसी को कहते हैं शेषफल प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 4 में 2 का भाग दीजिए, तो आप कहेंगे सर आसानी से 2 हो जाएगा, आराम से आप भाग दे ले रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया 4 + 6 + 8 में 2 का डिवीजन करिए, तो आप भाग कैसे देते हैं? आप कहते हैं सर सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18/2 यानी सर इसका आंसर 9 आएगा। आप लोग आंसर कितना लाए थे? 9 लाए थे कि नहीं लाए थे? हाँ सर लाए थे। देखिए एक और तरीके से भाग दे सकते हैं इसको। इसका मतलब इस 2 का भाग 4 में भी है, इस 2 का भाग 6 में भी है, इस 2 का भाग 8 में भी है, सब में होगा। तो देखिए यहाँ पे अलग-अलग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग करके भी भाग दे सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई यहाँ पे 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा। 3 2 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तब भी आंसर क्या है? 9 आ गया। इसका मतलब अलग-अलग भी भाग दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं कि शेषफल प्रमेय में इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, 67 के पावर यहाँ पे 67 के पावर 99 मान लीजिए दे दिया, प्लस यहाँ पे दे दिया आपके पास 67 और कहा कि इसमें 68 का भाग दीजिए, इसमें 68 का भाग दीजिए। तो कैसे भाग देंगे? तो देखिए इसी को कहते हैं शेषफल प्रमेय। जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है और शेषफल निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? शेषफल निकाला जाता है, उसे शेषफल प्रमेय कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब बताइए इसमें इसका भाग देना है और शेषफल प्रमेय निकालना है। तो जैसे हमने सिंगल इसका इसमें भाग दिया, इसका इसमें भाग दिया, इसका इसमें, इसका मतलब इस 68 का इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है। तो चलिए भाग दे लेते हैं अलग तरीके से यहाँ पे। तो 67 में हम लोग भाग दे लेंगे 68 का। कितनी बार भाग जाएगी? आप कहेंगे सर भाग ही नहीं जाएगी, कैसे भाग जा सकती है सर, ये तो कम है ज्यादा है। नहीं नहीं, भाग ले जाएंगे, एक बार जा सकती है। तो एक बार जब भाग ले जाएंगे तो इसका इसमें गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं ये सर। अब घटा लेंगे, तो यहाँ पे 67 में से 68 को घटाएंगे, यहाँ पे चूंकि माइनस है घटाना होता है, तो यहाँ पे 1 होगा। बताइए 68 ज्यादा है कि 67? आप कहेंगे सर 67 ज्यादा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो क्या हुआ भाई कि जब हमने 67 में 68 का भाग दिया तो यहाँ पे जो शेषफल बचा वो -1 बचा। क्या बचा? -1 बचा। इसका मतलब इसका जब इसमें हमने भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल बचा -1। -1 बचा कि नहीं बचा? हाँ सर। इसके ऊपर 99 है तो 99 लिख लिए। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख लें सर। जैसे हमने इस 2 का भाग इसमें भी दिया, इसमें भी दिया और इसमें भी दिया, उसी तरीके से इसका भाग इसमें भी दिया तो इसमें भी देंगे। तो 67 में 68 का सर भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? -1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास -1 शेषफल यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, समझ में बात आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा -1 है, -1 के पावर क्या है? 99 है। मतलब 1 का गुणा कितना बार करना है? 99 टाइम्स करना है। 1 का गुणा चाहे आप कितनी भी बार करेंगे वो 1 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस? तो अब आपको ये समझना है, यानी अगर ये घात जो होगी अगर सम होगी तो जो उसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अगर घात हमारी विषम संख्या रहेगी, कौन सी संख्या रहेगी? विषम संख्या रहेगी तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुझको ये बताइए इसकी जो घात है ये सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे सर 99 ये इवन नंबर है, इसका मतलब है यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इस यहाँ पे। अब यहाँ पे बताइए प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो माइनस हो जाए तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा -2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है। एक बात आपको याद रखनी है कि कभी भी जो शेषफल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसको हमको धनात्मक करना होगा, मतलब प्लस में करना होगा। तो सर प्लस कैसे होगा? तो प्लस करने के लिए जिससे भाग देते हैं, किससे? जिससे भाग देते हैं, यहाँ पे इसी में इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे 61 में इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 61 - 2 यानी इक्वल टू हो जाएगा 66 हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इसको प्लस बनाने के लिए, क्योंकि शेषफल हमारा ऋणात्मक होता नहीं है, उसको धनात्मक बनाने के लिए जिससे भाग देते हैं उसे में इसको घटा लेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए शेषफल प्रमेय क्या होती है, जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल निकालते हैं उसी को शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप ऐसे लगा लीजिएगा, बहुत ही सिंपल आसानी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का जो है इस वाले कॉन्सेप्ट भी आपका क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, फाइंडिंग अ नंबर ऑफ जीरो, यानी जैसे कुछ ऐसे प्रश्न आपके देता है, एक से लेकर के जो है 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर देगा, मान लीजिए 200 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर देगा और कहेगा आपसे कि जो है इसके अंत में शून्यकों की संख्या बताइए। ये प्रश्न आपका बना और कहा इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, क्या हो जाएगी शून्यकों की संख्या, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, किसी गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे यह 2 और 5 के जोड़ों पेयर्स पे निर्भर करता है। यानी ये शून्य कैसे बनता है, शून्य बनाने के लिए जो है वैसे देखा जाए तो 2 का 5 में गुणा करते हैं, यानी 2 और 5 के पेयर से आपका शून्य बनता है यहाँ पे। ठीक है, 2 और 5 के जितने पेयर होंगे, जितने जोड़े होंगे उसमें उतने शून्य होंगे आपके। लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। जब इस तरह का प्रश्न पूछे और क्या इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें आप 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे भाई, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देना है, आपको याद रखना है किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तब तक भाग देते जाना है जब तक भाग जाएगी, तब तक भाग देते जाना है जब तक भाग जाएगी आपकी। यहाँ पे देखिएगा जैसे भाग देंगे यहाँ पे 5 का इसमें, तो हमारा हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक को 20, जीरो, यानी हमारा हो गया 40। फिर इसी 40 में हम 5 का भाग देंगे, तो चलिए 5 बाटे कितना हो गया, 40 हो गया। फिर इसी 8 में 5 का भाग देंगे, यहाँ पे 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब भाग नहीं जाएगी, क्यों, 5 एकम 5 तो 3 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 5 एकम 5, तो 3 शेष बच जाएगा, भाग नहीं आपकी जाएगी। अब क्या करना होता है, जितनी बार भाग जाती है उसको जोड़ लेना रहता है। तो 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी 40, 8 48 और 1 49, यानी 49 हमारा यानी 49 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को आपस में इंटू किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो उसके अंत में 49 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 49 जीरो आएंगे, ये आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ ले रहा हूं यहाँ पे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 500, आप लोग बताइएगा इसमें शून्यकों की कितनी संख्या होगी। इस तरह से यानी कुल मिलाकर के आपको 5 का भाग तब तक देना है जब तक भाग जाएगी। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये अंतिम पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इसको नहीं आपने पढ़ा तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लास को आपने देख लिया ना, तो संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसी संख्या के कुल कितने भाजक डिवाइडर्स हैं यह ज्ञात करना। देखिए जैसे मैं आपसे एक प्रश्न एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे आपसे 56 दे दिया और मैंने कहा कि 56 में जो है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, 56 में गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये है अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये होता है अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 56 का। ऐसे किससे कैंसिल होगा, 2 से होगा, 2 दूना 4, फिर 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर किससे कैंसिल होगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 साते 14, फिर 7 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया इसका आसानी से। हाँ सर, क्या अभाज्य गुणनखंड 56 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इसको लिख लेंगे ऐसे, इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर 1 है। आपको पता है कि अगर आधार सेम है, बेस सेम हो
और पावर आपकी डिफरेंट हो, अलग अलग हो, जैसे आधार सेम हो ये और पावर आपकी अलग हो और इनटू में हो, तो इस पावर को ऐड कर लेते हैं, a के पावर m प्लस n कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 1 हो जाएगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर 56 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये तो पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, जितनी भी घात है उस घात में +1 करेंगे। क्या करेंगे, घात में +1 करेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी घात कितनी है, 3 है। अब इसमें +1 अपने से कर लीजिए। यहाँ पे घात कितनी है, 1 है, तो +1 कर लीजिए। 3 और कितना हो जाएगा, 4, 1 1 मिलकर के 2 हो जाएगा और इनटू कर लेंगे, तो 4 और 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेप 1 में, स्टेप 2 में घात में 1 जोड़ लीजिए, उसके बाद गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद शून्यकों की संख्या पे भी क्वेश्चन आपका आता है, सेस्फल प्रमेय पे भी क्वेश्चन आते हैं, और इस पे भी जो छोटी छोटी चीज संख्याओं से आधारित है इसके बारे में भी हमने आपको बताया, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। विभाजन सूत्र पे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपको इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। विभाजता के नियम पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। स्थानीय मान जाति मान पे आते हैं, और उसके बाद परिमेय अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड और ये संख्याओं संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ करा दिया इस संख्या पद्धति में, जो भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यूपीटीटी में। अगर आप यूपीटीटी के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलती है मैथ की, आप उस क्लास को जरूर देखा करिए। अगर आपका मैथ चाहे कितना भी वीक है, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैथ में आप 30 में आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, 30 के 30 सही कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। मैथ रटने का विषय नहीं होता है, मैथ समझने का विषय होता है। कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझना सीख लिया, हर क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हमने इस क्लास में बताया। अगर नहीं समझ में आया तो क्लास को एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा। क्लास देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। शाम को 9:30 बजे हिंदी के लिए लाइव क्लास होती है, 8 बजे पर्यावरण के लिए लाइव क्लास होती है, रात को 10 बजे ईवीएस सीडीपी के लिए लाइव क्लास होती है। तो लाइव क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मेनी मेनी थैंक्स। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। अगले टॉपिक को हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।